नमस्कार दोस्तों वैदिक संस्कृति की सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी तक ऋग्वैदिक वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक काल, तो जिसमें हम बात करेंगे आज की वीडियो में भौगोलिक विस्तार की और उसके राजनीतिक संगठन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिया था कि वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरी है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक वाला जो टाइम पीरियड था वो था 1500 से लेकर 1000वीं ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक वाला जो टाइम पीरियड है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमको काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन रीज़न है वो है लोहे का प्रयोग करना। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने क्या किया, लोहे का इस्तेमाल किया, और लोहे ने उत्तर वैदिक काल में एक तरह से क्रांति पैदा कर दी। आर्थिक क्षेत्र में तो की साथ में राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक और कहीं न कहीं धार्मिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। जो आर्य पहले केवल सप्त सैंधव प्रदेश तक सीमित थे, उन्होंने लोहे के हथियार बनाने शुरू किए, रथ बनाने शुरू किए, और इनकी सहायता से कबीलों को जीतते हुए वे अपना क्षेत्र विस्तार करने लगे। सप्त सैंधव के बाद उन्होंने ब्रह्मवर्त पर अपना अधिकार कर लिया। अभी जो ब्रह्मवर्त वाला जो एरिया है वो है कुरुक्षेत्र के आसपास वाला क्षेत्र। ब्रह्मवर्त के बाद आर्य आगे बढ़े, उन्होंने ब्रह्म ऋषि देश तक अपना अधिकार कर लिया। अब ब्रह्म ऋषि जो देश है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसको संतों और ऋषियों की भूमि कहा गया है। अब इसके अंदर जो आने वाला क्षेत्र है वो है गंगा और यमुना का दोआब। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब यहाँ पे भौगोलिक विस्तार तो हुआ ही हुआ, साथ में आर्थिक क्षेत्र में भी यहाँ पे प्रगति हुई। जैसे पहले जो ऋग्वैदिक काल में आर्य थे वो पशुपालन करते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे उपजाऊ मृदा मिल गई, पानी मिल गया, सारी कंडीशंस अच्छी मिल गई इनको कृषि के लिए, तो अब इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया, कृषि हो गया। अब ब्रह्म ऋषि देश के बाद में उन्होंने विस्तार किया मध्य देश की ओर, और ये जो मध्य देश है वो जो आर्यव्रत है उनके जो बीच का एकदम सेंटर पॉइंट है वो मध्य देश कहलाया। और इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो है हिमालय से लेकर विंध्य तक। सप्त सैंधव प्रदेश, ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश और वह पूरा क्षेत्र जहाँ पर आर्य निवास करते थे उसे आर्यव्रत कहा गया है। भारत का जो पूरा उत्तरी भाग है वो आर्यव्रत के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार क्षेत्र है पश्चिम में कुंभा नदी से लेकर पूर्व में गंगा नदी तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य तक। भौगोलिक विस्तार के बाद बात करते हैं आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल थी। कुल के समूह से ग्राम बना, ग्राम के समूह से विश्व बना, और विश्व के समूह से जन का निर्माण हुआ। लेकिन अब क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन में विस्तार देखने को मिलेगा। तो जन के समूह से क्या बना, एक बड़े राज्य का निर्माण हुआ जिसे जनपद कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख जनपद थे कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, मत्स्य, विदेह, गांधार, मद्र और केकय जनपद। ऋग्वैदिक काल में राजा जनता का विश्वास जीतकर निर्वाचित होकर फिर वो गद्दी पर बैठता था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया। वंशानुगत का अर्थ आप सभी जानते हैं कि वंश परंपरा के आधार पर राजा का बेटा ही राजा की गद्दी पर बैठेगा। इस काल में शासन पद्धति राजतंत्रात्मक हो गई। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऋग्वैदिक काल में शासन पद्धति क्या थी। राजतंत्र में शासन और राज्य की जो सत्ता होती है वो राजा में निहित हो जाती है, और सारी जो पावर्स होती है वो केवल और केवल राजा के हाथ में होती है। राजतंत्रात्मक प्रणाली से राजा की जो स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत हो गई। ऋग्वैदिक काल में राजा अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता था, उसको मतलब उसके जो अधीनस्थ संस्थाएं थी उनसे हेल्प लेनी पड़ती थी, सजेशन लेना पड़ता था, और फिर वो कोई फैसला लेता था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई, और सभा समिति जैसे संस्थाएं थी उनका महत्व कम हो गया, और विदत संस्था जो थी वो तो पूरी तरह से समाप्त हो गई। ऋग्वैदिक काल में एक प्रकार के कर की बात की गई है जिसे बलि कहा गया है। वह कर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से देता था, लेकिन क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में आते आते वह कर अनिवार्य हो गया। मतलब व्यक्ति नहीं देना चाहे फिर भी उससे जबरदस्ती वो कर वसूल किया जाता था। राजा का विधि विधान पूर्वक राज्याभिषेक और राज तिलक होता था। उत्तर वैदिक काल में हमें
दिशा के अनुसार राजा की उपाधियों की जानकारी मिलती है। जैसे कबीले का मुखिया जब मध्य क्षेत्र को जीत जाता तो उसे राजा कहा जाता, उत्तर दिशा में विजय करने के बाद उसे विराट कहा जाता, दक्षिण दिशा में विजय करने के बाद उसे भोज कहा जाता, पश्चिम दिशा के विजेता को स्वराट कहा जाता और पूर्व दिशा के विजेता को सम्राट कहा जाता था। जो व्यक्ति इन सभी दिशाओं को जीत जाता उसे एकराट कहते थे। तो इस तरह से दिशा के आधार पर राजा के अलग अलग उपाधियां हमको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कुछ प्रमुख रत्न या अधिकारी थे। राजा के बाद पुरोहित का स्थान मुख्य था। पुरोहित मुख्य पुजारी तो थे ही, साथ में वे राजा के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते थे। जहाँ पे राजा खुद नहीं जा सकते थे वहाँ पे वे अपने प्रतिनिधि को भेज के काम कराते थे। तो जो पुरोहित थे वो राजा के प्रतिनिधि थे। सेनानी सेनाध्यक्ष का कार्यभार संभालते थे। बृहस्पति चारागाह भूमि का अधिकारी थे। जीवाग्रीवा पुलिस अधिकारी थे जो राज्य में कानून व्यवस्था को संभालते थे। स्पाशा या दूत जो राजा के लिए जासूस और संदेशवाहक का कार्य करते थे। भागादुगा राजस्व वसूलने का कार्य करते थे। संग्रहीता कोषाध्यक्ष थे। तो दोस्तों आज हमने उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक विस्तार राजनीतिक संगठन की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल की धार्मिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को नहीं दबाया तो उसे दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।